नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आज हम लोग पूरा एकदम कहानी की तरफ पढ़ेंगे कि इटली कैसे बना और वो तीन महान लोग कौन है जिनका बहुत बड़ा योगदान है इटली को बनाने में। ठीक है, एक अच्छे से जानेंगे और क्या क्या सिचुएशन थे, कौन कौन से लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये सब काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जर्मनी और इटली पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि यूरोप में जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था, उसी तरह इटली नाम का भी कोई देश नहीं था। असल में जो इटली आज बना हुआ है वो पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और कुछ छोटे टुकड़ों पे ऑस्ट्रिया का अधिकार चलता था, रूल करता था ऑस्ट्रिया। कुछ पे पोप करता था, पोप। अभी भी जो पादरी होते हैं ना, जो फ्रांसिस पोप है जिनका पूरा दुनिया मानता है, तो उसी तरह पोप का भी मध्य इटली में, मिडिल इटली में पोप का शासन चलता था। ठीक है, और जो साउथ इटली है उस पर एक अलग राजा शासन करते थे। तो इतने सारे डिवाइड होने के कारण कभी भी लोग एक साथ ना इकट्ठा हो पाए और ना उन्होंने अपना एक देश बना पाया। और अलग अलग राजा के शासन में होने के कारण उनमें कभी भी देश भावना नहीं जगा। ठीक है, तो ये देश भावना जगा कब? ये देश भावना जगा जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। आपको पता होगा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया, लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया, लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। तो ये फ्रांस में जो हुआ वो पूरा चारों तरफ यूरोप में फैला और सभी के मन में ये आने लगा कि अब वो राजा महाराजा वाला दिन बहुत सह लिए हैं, अब अपना खुद का कुछ वो करेंगे। और अपना तभी हो पाएगा जब अपना एक खुद का एक कंट्री होगा। ठीक है, तो कंट्री बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने क्या बोला कि इटली बहुत भागों में बटा हुआ था। जैसे यहाँ देखिए आप, मिड 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, 7 स्टेट में बटा हुआ था और सभी अलग अलग राजा के अंदर में। जैसे देखिए, ओनली सार्डिना पिडमेंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसेस स्टेट। उसमें से एक ही ऐसा छोटा सा स्टेट था जिसका नाम तो क्या था, सार्डिनिया पिडमेंट। पिडमेंट एक ऐसा स्टेट था जो चाहता था कि पूरा इटली को बनाया जाए, उसी के ऊपर जिम्मेवारी थी। ठीक है, नॉर्थ वाज रूल बाय ऑस्ट्रियन हर्सबर्ग। और जो नॉर्थ का जो इलाका है वहाँ पे एक अलग वंश, एक अलग राजा का सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, वेयर एज द सेंटर वाज अंडर पोप। और जो सेंटर मिडिल का जो इटली है अभी, जिसमें रोम है कैपिटल उसका, उस पर अधिकार था वहाँ के पोप का, वहाँ के चर्च का। ठीक है, जो कि छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। और एंड द साउथ वाज अंडर द बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। और इस पे साउथ का जो इलाका आता था वो किसके अंतर्गत आता था? स्पेन के राजा के अंतर्गत। मतलब कि अगर सार्डिनिया पिडमेंट अगर चाहे कि इटली को पूरा यूनिफिकेशन एक इटली अगर चाहे तो किससे किससे उसको लड़ना होगा? ऑस्ट्रिया से लड़ना होगा, स्पेन से लड़ना होगा, पोप से छीनना होगा। मतलब ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो इस काम को करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सब कुछ अपना दांव पे लगा सके। तो स्टार्ट करते हैं हम उन तीन महान लोगों के बारे में। पहला नाम है जोसेफ मेज़नी, जो कि बहुत बड़े लीडर है। इनको ही फादर बोला जाता है इटली का। इटली यूनिफिकेशन का फादर किसे बोलते हैं? जोसेफ मेज़नी। अब इनका योगदान सुनिए क्या है। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था तो ये भी उससे काफ़ी इंस्पिरेशन ली है, काफ़ी प्रभावित हुए और ये भी चाहते थे कि इटली जो पहले बहुत महान देश हुआ करता था, अभी ये गुलामी की जो जंजीरों में बंधा हुआ है, इसे फिर से इटली बनाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तो ये काम आसान नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट ग्रुप बनाया। अब ये सीक्रेट ग्रुप क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो उस टाइम के जो राजा थे वो पकड़ पकड़ के जेल में डालते थे और फांसी पे लटका देते थे। किसको? जो क्रांति लाना चाहता था, जो अपने अधिकारों का मांग करता था। तो इसलिए उनको एक सीक्रेट सोसाइटी बनाना पड़ा जिसका नाम था यंग इटली। याद रखिएगा, 1830 में जोसेफ मेज़नी ने यंग इटली नाम का एक संस्था बनाया। यह संस्था क्यों बनाया? कि इन संस्था के माध्यम से लोगों को इतिहास बताया जाए, हिस्ट्री बताया जाए कि इटली पहले कितना महान देश था और अभी
कैसा डाउनफॉल चल रहा है, और उस संस्था के माध्यम से नौजवानों को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि जोसेफ मेजनी का कहना था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो ये जिम्मेदारी नौजवान के हाथ में दे दो, यूथ के पास दे दो, वो ठीक कर लेंगे। तो देखते देखते 5 साल में ही इस संस्था में 60,000 मेंबर हो गए, और जो कि पूरे देशभक्त थे, लोयल थे। वो चाहते थे कि हर हाल में इटली को बनाया जाए और मोनार्की सिस्टम को उखाड़ के फेंका जाए और अपना खुद का शासन लाया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, 60,000 लोग आ गए और उन्होंने सभी को पैम्पलेट बांटा, पर्चा बांटा, सभी नागरिक को बताना शुरू किया इटली को कि समय आ गया है कि अब हम लोग भी अपना एक देश बनाएं। ठीक है, तो इसलिए सबको समझाना उन्होंने शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि जो राजा था उस टाइम का, उनको जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद फिर वो इस काम में लगे रहे हैं, और उन्हीं के वजह से इटली के जितने सारे लोग थे उनके दिमाग में ये बात आने लगा कि हमारा जितना भी समस्या है उसका समाधान तभी होगा जब अपना खुद का देश होगा, और देश बनाने के लिए किससे लड़ना होगा, ऑस्ट्रिया से लड़ना होगा। देखिए, ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा इलाका खाकर बैठा था इटली का, तो उससे लड़ने के लिए लोगों को जोसेफ मेजनी ने तैयार किया। ठीक है, तो ये एक आदमी हुआ है। आपको बता दूं, इसी में बताया था आपको कि सार्डिनिया पिडमेंट का राज सार्डिनिया पिडमेंट के हाथ में ही जिम्मेवारी था कि इटली को बनाए। तो वहाँ के राजा थे आपका विक्टर इमैनुअल सेकेंड। याद रखिएगा एक बात को, जितने भी इटली के छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें सबसे मजबूत यही था, सार्डिनिया पिडमेंट, और यहाँ के राजा का नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और ये बहुत अच्छे आदमी थे, राजा होते हुए भी मोनार्की सिस्टम को पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि इटली, हम लोग सभी मिलके इटली बनाएंगे और वहाँ पे लोग जैसा चाहेंगे वैसा शासन होगा। बहुत सच्चे देशभक्त आदमी थे। अगर ये तैयार नहीं होते इटली के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इटली बनाना। याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल जो बाद में पूरे इटली के राजा बने। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो तीसरे आदमी हैं, दूसरे आदमी जो महान आदमी है, उनका नाम है काउंट डी कैबूर। ये कौन है, इनके प्राइम मिनिस्टर है। ये आपका कौन, सार्डिनिया पिडमेंट जो स्टेट है उसके प्राइम मिनिस्टर थे। कौन, काउंट डी कैबूर। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पूरा, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट आदमी थे, बहुत चालाक आदमी थे। इन्होंने लोगों को मानसिक रूप से, मेंटली फिजिकली रूप से तैयार किया। कैसे, पहले इन्होंने लोगों को समझाया कि लड़ने के लिए हमें पहले तैयार होना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज इन्होंने खुलवाया इटली में, सार्डिनिया पिडमेंट में, और लोगों को इतिहास पढ़वाया, बहुत सारे इतिहास पढ़वाया, लोगों को इकट्ठा किया, और फ्रांस का मदद लिया क्योंकि फ्रांस उस टाइम सबसे शक्तिशाली देश था। इन्होंने जाके फ्रांस से मित्रता किया, फ्रेंडशिप किया, और फ्रांस को एक मदद किया था एक लड़ाई में जिसको बोलते हैं क्रीमिया का लड़ाई, वार ऑफ क्रीमिया। आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो सार्डिनिया पिडमेंट फ्रांस को हेल्प किया था। ठीक है, और हेल्प करवाने में किनका हाथ था, काउंट डी कैबूर। और इन्होंने क्या किया, अपने देश में बहुत कुछ ढांचा बदला, जैसे रोड बिल्डअप किया, बैंकिंग सिस्टम ठीक किया। लोगों में देश भावना लाने के लिए इन्होंने जगह जगह मीटिंग किया, सभाएं किए, बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए। ठीक है, और भाषण कैसे थे कि उन्होंने अपना गौरव वाला इतिहास बताया। ठीक है, और उन्होंने सारा समस्याओं को लोगों को सामने रखा और लोगों का मत जानने का कोशिश किया। तो इसलिए याद रखिएगा, काउंट डी कैबूर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। किस में, सार्डिनिया पिडमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है इटली में। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अराउंड 1830 यंग इटली, ये सब तो हो गया बा, काउंट कैबूर चीफ मिनिस्टर सार्डिनिया पिडमेंट। देखिए यहाँ पे, काउंट कैबूर चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमेंट लेड द मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया कि हमें इटली बनाना है। और उसके बाद तो इटली बनाने के लिए फिर क्या करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा ऑस्ट्रिया के साथ। और तीसरे हमारे जो महान आदमी हैं जिन्होंने इटली को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम है गैरीबाल्डी। ये कौन है, तो आप जानिए, ये जोसेफ मेजनी का जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है यंग इटली, उसके ये मेंबर थे। ठीक है,
ये क्या किए, साउथ इटली यहाँ आप देख लीजिए, साउथ इटली में बोर्बन किंग का शासन चल रहा था, ये वहीं रहते थे। और इन्होंने क्या किया कि नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू किया था कि हमें इटली बनाना है, और इस बात के लिए उन्होंने लोगों का मदद मांगा, मीटिंग करना स्टार्ट किया सीक्रेट रूप से, ठीक है कि पर राजा को पता चल गया, और राजा ने क्या किया, आदेश दिया कि इनको पकड़ लिया जाए। तो सैनिक जब तक आता इन्हें पकड़ने, ये भाग के चले गए अमेरिका, और अमेरिका में खूब सारे इन्होंने पैसा कमाया। पर वहाँ पे रह के इनके दिमाग में एक ही बात था कि किसी भी तरह इटली को इनको बनाना है। वहाँ से पैसे कमा कर आए और इन्होंने खुद अपना एक आर्मी तैयार किया जिसको बोलते हैं रेड शर्ट आर्मी, ठीक है, लाल कुर्ता सेना बोलते थे। ये क्यों बनाया, यहाँ का जो राजा है उसको हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये राजा जब तक हटेगा नहीं तब तक ये वाला भाग इसमें मिलेगा नहीं और इटली बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 50,000 सेना का फौज तैयार किया और यहाँ के राजा को हरा दिया इस लड़ाई में। और इसको कहाँ पे मिला दिए, सार्डिनिया पिडमेंट में। यहाँ पर इन्होंने काउंट डी कैबूर से मिले और अपना सेना उनको दे दिया और बोला कि इस सब को लेकर हम ऑस्ट्रिया पे अब क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और काउंट डी कैबूर कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए, क्योंकि फ्रांस का मदद के बिना ये काम होने वाला नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा ताकतवर था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब गैरीबल्डी अपना 50,000 सेना दे दी है, किसको, काउंट डी कैबूर को, तो दोनों का जो सेना बहुत बड़ा जब सेना हो गया और फ्रांस का सपोर्ट मिल गया, तो इन लोगों ने मिलकर किस पे अटैक किया, देखिए आपका सार्डिनिया पिडमेंट फोर्स मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड द ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर्स। मतलब कि जो साउथ इटली पर इन्होंने अटैक किया और वहाँ के राजा को मार भगाया और इस इलाके को मिला लिया इटली में। और अभी भी 2 इलाके बचे थे, एक इलाका बचा था ऑस्ट्रिया जो कब्जा किया था, और एक इलाका वो था जिस पर पोप का कब्जा था। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं वहाँ पे कैसे कब्जा हुआ। तो याद रखिएगा 1859 ऑस्ट्रियन फोर्सेस वेयर डिफीटेड बाय द फ्रांस प्लस सार्डिनिया पिडमेंट अलायंस। 1859 में सार्डिनिया पिडमेंट किस पे अटैक कर दिया, आपका ऑस्ट्रिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर उसको नहीं हराया जाएगा तो इटली बनाना संभव नहीं होता। तो इसलिए फ्रांस का मदद लेकर इन्होंने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया और ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा कर जितना अपना इलाका था वापस लिया। याद रखिएगा, जितना इलाका था ऑस्ट्रिया से छुड़वाया और इटली बनाया। और उसके बाद देखिए 1861 विक्टर इमैनुअल बिकम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। और जो सार्डिनिया पिडमेंट के जो राजा थे, ठीक है, जिनके बारे में मैंने बताया था बहुत देशभक्त थे, इन्हीं को पूरे इटली का राजा बनाया गया। और जो मिडिल इटली था जिस पे रोम का कब्जा था, पोप का, वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे लोगों का जनमत संग्रह कराया गया, मतलब वोटिंग कराया गया कि लोग किसके अंदर में रहना चाहते हैं। तो सभी लोगों ने वोट किया कि हम पूरा इटली बनाने के सपोर्ट में हैं, ठीक है, तो वो भी आकर मिल गया। तो इस तरह पूरा एक इटली का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 3 इसमें बहुत महान व्यक्तियों का हाथ है, मेजनी का, ठीक है, काउंट डी कैबूर का और गैरीबाल्डी का। तो इस तरह इटली का निर्माण पूरा हुआ। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके बुक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपना जरूर बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।